हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। क्योंकि पिछली बार हमने एक चैप्टर इससे आगे वाला करा दिया था। कौन सा था वो? हेरिडिटी था। आज हम स्टार्ट कराएंगे हेरिडिटी से पीछे वाला चैप्टर। लेकिन वैसे नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि पहले रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद हेरिडिटी होता है। इसलिए हमने कुछ पॉइंट ऐसे भी थे जो रिप्रोडक्शन के थे, हेरिडिटी के अंदर क्या करे थे हमने एक्सप्लेन करे थे। जैसे आपने पॉलिनेशन नहीं पता था, इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ क्या होता है, क्या नाम है, किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन बनाने का नहीं पता था। ये सारा कुछ किसके अंदर है? ये रिप्रोडक्शन के अंदर है। अब हम रिप्रोडक्शन करेंगे तो हो सकता है जो आपका वो वाला पार्ट है, कौन से वाला, हेरिडिटी वाला, वो और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ध्यान दो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है और व्हाई इट इज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। तो आप समझो रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है? रिप्रोड्यूस करना। लेकिन हम किसका रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर? ऑर्गेनिज्म का पढ़ रहे हैं, लिविंग थिंग्स का पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब कभी भी कोई एग्जिस्टिंग स्पीशीज से एक नया इंडिविजुअल पैदा होता है अपने ही जैसा, जो एग्जिस्टेंस है उसी के जैसा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल ऑफ ऑन इट्स काइंड, अपने ही तरह का, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो? या क्रिएटिंग अ, प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल या एग्जिस्टिंग स्पीसीज ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ पर चाहे छोटा ऑर्गेनिज्म हो चाहे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सभी के रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। अब इसमें भी समझो कि व्हाई इट इज नेसेसरी। क्या रिप्रोडक्शन से किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई एनर्जी मिलती है? नहीं मिलती। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, नया मान लो बेबी पैदा होता है, क्या उस बेबी से उस मदर को कोई एनर्जी मिलती है? क्या हेल्थ बनती है? क्या कुछ लाइफ प्रोसेस में कुछ हेल्प मिलता है उसे? नहीं मिलता। उल्टी हमारी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है उसमें कंज्यूम होती है, क्योंकि हम तो एक नई चीज़ बना रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। फिर भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? कि भाई रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर इमोर्टल नहीं है, मतलब हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, कभी न कभी क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर नया इंडिविजुअल पैदा नहीं हुआ तो उसकी स्पीसीज क्या हो जाएगी? पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज इन फ्यूचर द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। किसी भी स्पीसीज को फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। और सारे ऑर्गेनिज्म एज यूजुअल करते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कि भाई रिप्रोडक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कैसे बन जाती है? ऐसा कौन सी चीज़ होती है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द ब्लूप्रिंट, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द न्यू बॉडी डिजाइन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म? तो सभी को पता है, हमने पहले ही बताया था। क्या था वो? डीएनए। DNA is the information source for making the body design of any of the organism. It contains all the information that help to design a new individual. किसी भी नए इंडिविजुअल बनाना है तो उसका बॉडी का पूरा डिजाइन उस छोटे से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर भरा होता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। ब्लूप्रिंट क्या हो गया आपका? डीएनए हो गया।
सोचो डीएनए की कॉपी कैसे बनती है। जब भी एक नए इंडिविजुअल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर ही क्या होता है, आपका डीएनए होता है। और एग्जैक्ट डीएनए की जब कॉपी बनती है तो आप देखो न्यूक्लियस ही क्या होता है, डिवाइड होता है। न्यूक्लियस क्या होगा, और इस न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो जितने डीएनए के इसके अंदर थे उतने डीएनए के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूसरे न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएंगे। और ये कौन सी प्रोसेस होती है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस होती है ये, जहाँ पर एक एग्जिस्टिंग कॉपी से दूसरी कॉपी भी धीरे 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 क्या होती जाती है, बनती जाती है। और उसी कॉपी से फिर नया ऑर्गेनिज्म क्या होता जाएगा, आगे की तरफ बनता जाएगा। समझ रहे हो। अब एक और बात देखो कि क्या सिर्फ न्यूक्लियस को ही अगर हम डिवाइड कर दें तो नया इंडिविजुअल पैदा हो जाएगा। सिर्फ डीएनए की कॉपी को हम अलग कर दें तो डीएनए के साथ में जैसे एक बीज को सूखे खेत में डाल दो, क्या उपज आएगा वो, उसके साथ में बाकी तो जरूरी है, खाद भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, बाकी सब कुछ जरूरी है, न्यूट्रिएंट भी जरूरी है। और इसके साथ वो सारी चीज़ें कौन सी होती हैं, इसके साथ वो सारी चीज़ें होती हैं इसका सेल्यूलर एपरेटस, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो अगर बाई चांस सिर्फ सिंपली हम डीएनए को पुश करके एक नया इंडिविजुअल या नया सेल बना दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस इट इज़ अकम्पेंड बाय द सेल्यूलर एपरेटस। जब तक इसके साथ में सेल्यूलर एपरेटस नहीं होगा वो वर्क नहीं करेगी डीएनए की कॉपी। ठीक है। और जो डीएनए की कॉपी होती है वो भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैक्सिमम एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि थोड़ी बहुत तो चलो चल जाएगी, 99.999% एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी 96% मान लो, अगर 50% एक्यूरेट है आपकी डीएनए की कॉपी, उसके अंदर वर्क करेगा ही नहीं। एक वो वाली बात हो गई कि अगर मान लो किसी प्लांट का डीएनए लो और उस प्लांट के डीएनए के दूसरे प्लांट के डीएनए के अंदर डाल दो जो डिफरेंट है, मैंगो को लिया और अनार के पौधे में डाल दिया, तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए तो सबके एक जैसे होते हैं। भी देखा जाए तो भाई हमारी बॉडी के डीएनए हो गया, प्लांट के डीएनए हो गया, सबके डीएनए क्या नाम है, नाम ही डीएनए होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी बबूल के पेड़ के डीएनए को डाल करके हम नीम के पेड़ के डाल दें तो नीम के पौधा उग जाएगा उसके अंदर, ऐसा नहीं होता। क्योंकि डीएनए की कॉपी जब दूसरे सेलुलर एपरेटस में जाएगी तो बिल्कुल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो वहाँ वर्क करेगा नहीं, खत्म हो जाएगा वो डीएनए। समझ रहे हो। इसीलिए जब डीएनए की कॉपी एक्यूरेट होती है एग्जिस्टिंग कॉपी से, तभी क्या होगा, नया इंडिविजुअल पैदा होता है। अदरवाइज हाँ, लेकिन एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि थोड़ी बहुत वेरिएशन हो जाए तो वो काफ़ी हद तक एडवांटेजियस भी होती है, और वो एडवांटेजियस आगे जाके बड़ा फ़ायदा करती है किसी ऑर्गेनिज्म को। अगर डीएनए की कॉपी में थोड़ी बहुत एरर हो जाए कॉपिंग के अंदर, तो इट विल led to change in the या अल्टर इन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उस जो ऑर्गेनिज्म है उसके हल्का सा बॉडी डिजाइन में क्या कर देगा, वो चेंजिंग कर देगा। अब वो चेंजिंग जितनी हुई है वो डिपेंड करेगा कि इन्वायरमेंट उस चेंजिंग को सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर वो मान लो क्या नाम है, इन्वायरमेंट को अच्छी लगी तो वो क्या होती जाएगी, आगे की जनरेशन में चढ़ती जाएगी। अच्छी नहीं लगी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। अब देखो उसके अंदर देखा था डेल्टा जब वेरिएशन आया था कोरोना के अंदर, तो कोरोना का पहले एक सिंपल सा एक क्या था, कोडिंग थी, सिंपल सा एक ऑर्गेनिज्म था, बहुत ही सिंपल सा, जो बड़े आसानी से हमारी बॉडी का ह्यूमन बीइंग उसको ख़त्म कर रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, उसकी जनरेशन टू जनरेशन पैदा हो रही थी। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया तो समझ लो लाखों बार उसने क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस हो गया वो। अब हो सकता है जैसे ये जब जनरेट हुआ था उसके अंदर हल्की फुल्की उसके अंदर एरर आई होगी उसकी बॉडी के डिज़ाइन में। वो बॉडी के डिज़ाइन की जब एरर आई तो जो बॉडी की डिज़ाइन हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी जिसको ख़त्म कर रही है, वो तो वहीं ख़त्म होगी। लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बन रहा हो जो हमारी बॉडी के प्रति ज़्यादा मतलब टॉलरेट हो, हमारे एंटीबॉडी उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हों।
तो जो पार्ट हमारे एंटीबॉडीज़ नहीं ख़त्म कर पा रहे हों उसकी संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और वो और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। अब सोचो उसी के कारण वो उसी के कारण से पहले अल्फा था जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके बाद डेल्टा वाला रीजन आ गया और डेल्टा वाले ने कितनी तबाही मचा दी थी। एक सिंपल सा एग्जांपल आता है, मैंने शायद आपको हेरिडिटी के अंदर दिया हो, कि जिस समय पर ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी ना, सारी अर्थ की जो आइस थी ना कहाँ पर थी ये, मतलब पूरा पानी था अर्थ के ऊपर, ये कहाँ था, पूरा आइस फॉर्म में था। और उस आइस फॉर्म के अंदर क्या थे, बैक्टीरिया थे। वो बैक्टीरिया सारे के सारे अपने इन्वायरमेंट के अंदर रहते थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो जो आइस थी मेल्ट हो गई, मेल्ट होकर के अंदर वो बाहर आई तो टेम्परेचर चेंज हो गया उसका, बैक्टीरिया के लिए टॉलरेट करना मुश्किल हो गया तो वो मरना शुरू हो गए। मैक्सिमम बैक्टीरिया मरते रहे, कई जनरेशन टू जनरेशन ख़त्म होते रहे, आइस आते रहे ख़त्म होते रहे। लेकिन क्या हुआ, उनमें से कुछ बैक्टीरिया ने अपनी वेरिएशन करी। क्यों वेरिएशन हमेशा होती हैं, इन्वायरमेंट ही क्या करता है, इसको फोर्स करता है कुछ न कुछ करने के लिए, डीएनए के अंदर चेंजिंग करने के लिए। उस वेरिएशन से क्या हुआ कि उन्होंने ऊपर एक कोटिंग बना ली, जिसे हम क्या कहते हैं, उस कोटिंग को पता है, सेल वॉल। बैक्टीरिया के ऊपर क्या होती है, और वो कोटिंग ऐसी थी, इतनी ज़्यादा उनके लिए एडवांटेज इसी हुई कि वो हर तरह के पानी में रह सकते हैं। ठंडा हो, गर्म हो, जो भी हो, सब जगह आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। लेकिन इनिशियल बैक्टीरिया ऐसे नहीं थे। ये सिर्फ किसके कारण हुए, वेरिएशन के कारण हुए। समझ रहे हो? इसलिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लाखों साल पहले बहुत ही ज़्यादा क्या थे, अलग थे, आज उनका बिल्कुल अलग हो गया। हम खुद ह्यूमन बींग्स किससे पैदा हुए आपको पता ही है। हमारे जो पूर्वज थे या एंसेस्टर थे जो करोड़ों लाखों साल होंगे, वो क्या थे, हो सकता है हम भी चिंपांजी के कोई उसी के क्या नाम है, उसके भाई बहन से पैदा हुए हों किसी न किसी से। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ वेरिएशन हुई, डीएनए के अंदर फोर्स किया, बॉडी डिजाइन अलग बना, बॉडी डिजाइन अलग बनने के बाद हमने वो अडेप्ट कर लिया। समझ रहे हो? तो वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये तो बात हो गई आपकी वेरिएशन की, जो हमने आगे पढ़ा भी था। अब आता है रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन आपका दो टाइप का होता है। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ये बंद करा, अभी शिवरिंग हो रही है। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बातें मत करो भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि दैट रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स। ठीक है, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स। यानी आप उसको मदर भी कह सकते हो, आप उसे फादर भी कह सकते हो। सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल मतलब स्प्लिट अप होता है, फ्रेगमेंट होते हैं। एक तरह से जो एग्जिस्टिंग होगा उसी से क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। अब जैसे मान लो पेन है, इसको काट के मैं चार बना दूं, बन गए चार पेन अलग अलग, अपने आप डेवलप हो गए। बाई चांस ऐसी एबिलिटी हो जाए कि इसके चार मान लो काटने के बाद अलग अलग अपने आप को एडजस्ट कर लें, तो बन गए चार। एक ही पेरेंट्स था और उसी पेरेंट्स से क्या हो गए, कई सारे ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए, तो वो आपका क्या माना जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे देखो, अब सिंगल पेरेंट्स का पता लगा। अब एक और चीज देखो, क्या इस सिंगल पेरेंट्स के अंदर से जब और कोई और इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, क्या उसमें वेरिएशन पॉसिबल है? ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि माल मटेरियल तो आपका एक ही है ना, उसी को तो डिवाइड किया है।
हमने कोई अलग से तो मिलाया नहीं। एरर तब भी होंगी, हल्की फुल्की तब भी होंगी। ऐसे मान के चलो कि आपने एक कॉपी हाथ से लिखी, मान लो एक पेज हाथ से लिखा, उसकी फ़ोटोकॉपी कराई, उस फोटोकॉपी की भी एक और फोटोकॉपी कराई, ऐसी लाखों फोटोकॉपी की फ़ोटोकॉपी कराते गए। लास्ट में जाके कोई अक्षर क्या हो सकता है, हल्का हो सकता है, मिट सकता है, कुछ हो सकता है। तो अपने हाथ से आप लिखोगे तो हो सकता है वो पुराने वाला भी अक्षर हो जाए, या हो सकता है कोई ऐसा अक्षर ऐड कर दो आप जो और बढ़िया लगे उस लैंग्वेज में। समझ रहे हो? तो यही तो होता है आपके वेरिएशन के अंदर, फोटोकॉपी ही होती है। एग्जिस्टिंग डीएनए की जब फोटोकॉपी बनती जाएगी तो कई सारी फोटोकॉपी के बाद हो सकता है उस किसी कोडिंग के अंदर जो हल्की हल्की हो गई होगा, और वो हल्की कोडिंग है वो आगे जाकर के अपने आप ऑर्गेनिज्म सेट कर ली। अब हो सकता है पहले जैसी भी और डिफरेंट भी, और डिफरेंट जो कोडिंग होगी हो सकता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाए, बढ़िया लगे। समझ रहे हो? लेकिन इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि वेरिएशन ज़्यादा मिले। कोई जेमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती इसके अंदर, अलग अलग आपके जेमेट्स नहीं बनेंगे, ना स्पर्म सेल, ना ओवा सेल, ना कोई ग्रेन्स, पोलन ग्रेन, ना कोई कुछ भी नहीं बनेगा इसके अंदर। सिंपल क्या होगा, स्प्लिट अप होगा। वेरिएशन बहुत कम आएंगे, सिंगल पेरेंट्स होगा इसके अंदर, ठीक है। सिंपल डिवाइडिंग होती है एक सिंगल पेरेंट्स के। पेरेंट आइडेंटिटी भी कई बार ख़त्म हो जाती है, कोई पेरेंट रहता ही नहीं है। जब एक के दो बन गए तो किसको पेरेंट कहोगे, ठीक है। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द टू पेरेंट्स, ठीक है। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द टू पेरेंट, दो पेरेंट से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। इसमें एक मेल और एक फीमेल, मतलब एक मदर और एक फादर। जब मदर फादर दो होंगे तो ऑब्वियसली दोनों के सेल कंबाइन होंगे। जब दोनों के सेल कंबाइन होंगे तो उसके अंदर वेरिएशन क्या आएंगी, ज़्यादा आएंगी। जब दो अलग अलग पेन को, मटेरियल को मिक्स कर दोगे और उससे जब पेन बनाओगे तो इंडिविजुअल जैसे थोड़े ही रहेंगे जो इन जैसे। दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी आ गई। समझ रहे हो? वही चीज़ यहाँ पर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट और एनिमल्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहला आपका आता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, स्प्लिट अप, टूटना। क्या होगा इसके अंदर, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट अप इन टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म is called fission, या when an organism is break up two or more parts and each part produce the new individual, then it is called fission। एक ही ऑर्गेनिज्म है और वो दो या दो से पार्ट उसके अलग अलग पार्ट में बदल रहा है और उसी पार्ट से नए नए इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, तो वो आपका फ्यूजन माना जाएगा। दो टाइप का होता है, एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। और ये ध्यान रखना, ये एक और बात ध्यान रखना, आगे की डेफिनेशन भी आपकी सेम ऐसे ही है। एक ही ऑर्गेनिज्म कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है, उससे नए इंडिविजुअल बनते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इसके अंदर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम। समझ रहे हो? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की। इसके आगे वाले के जो पार्ट करेंगे वो आपका सिंपल मल्टी सेलुलर सेल होंगे, ठीक है। उसमें भी डेफिनेशन यही होगी। पर अब इसमें क्या होगा
कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें बाइनरी फिजन का, कि दैट टाइप ऑफ फिजन इन विच अ ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड इनटू द टू ऑर्गेनिज्म, दो में डिवाइड होगा, दैट टाइप ऑफ फिजन इन विच एन इंडिविजुअल split into the two parts producing the two new individual is called binary fusion. ठीक है, इसमें पेरेंट आइडेंटिटी नहीं रहती, कौन पेरेंट है नहीं होगा। एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमीनिया हो गया, ये सभी सिंपल वाले सिंगल इंडिविजुअल है जिसमें एक सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप अगर अमीबा का डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसे होता है रैंडम वाला, ये मैच्योर है पूरी तरह से। जब ये डिवाइड होगा तो क्या होगा, कुछ 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 इस तरह से खिंचता जाएगा ये ऐसे। यहाँ पर ये जो क्या नाम है न्यूक्लियस है हल्का हल्का क्या होता जाएगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा। न्यूक्लियस का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के अंदर डीएनए की एक क्या बनेगी, ब्लूप्रिंट की कॉपी बनेगी। फिर उसके बाद ये और थिक हो जाएगी थोड़ी सी बीच में, बिल्कुल एकदम ऐसी हो जाएगी ऐसे, यही वाली, समझ रहे हो, और थिक हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ऐसे, दो अलग अलग न्यूक्लियस इसके बन जाएंगे, समझ रहे हो। और फिर एक यहाँ बन जाएगा ऐसे, अलग हो जाएगा, और एक ऐसे बन गया। इस तरीके से ये बाइनरी फिजन का डायग्राम आ सकता है, ध्यान रखना इस तरह का। ये ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा। ये अमीबा का है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अमीबा कहीं से भी स्प्लिट अप हो सकता है, इसमें कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं है। क्यों, ऐसे भी स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, कहीं से भी इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन बन सकती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन के अंदर एक डेफिनेट ओरिएंटेशन के अंदर होते हैं। एक एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें एक डायग्राम बना हुआ है लेशमीनिया का, बना हुआ है ना। उस लेशमीनिया के अंदर एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में ही होगा, डेफिनेट ओरिएंटेशन के अंदर ही होता है कुछ। कुछ इस तरह से। अब जैसे मान लो सपोज करो ऐसे है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऐसे नहीं डिवाइड हो सकता, ये ऐसे डिवाइड होगा इस तरीके से, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, डेफिनेट ओरिएंटेशन के अंदर होगा। तो ये होता है लेशमीनिया जो काला अचार करता है, काला जर बोला है, मैं अचार नहीं बोला। अरे तो क्या बोलोगे इसे AZAR को, तो हमने अचार कह दिया। काला जर कहते हैं उसको, अजर भी नहीं कहते, काला जर कहते हैं। चलो भाई समझ में आ गया ये। तो एक कई बार इसका आता है कि राइट एन नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिवाइड इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन, तो आपका कौन सा नाम होगा इसके अंदर। हाँ, डायग्राम वैसे कर लेना अच्छी बात है, आज तक आया तो नहीं है कभी पेपर में, ठीक है, लेकिन अगर कर लोगे तो कोई मना नहीं है आपको। हाँ, अमीबा का तो आ गया है। ये था आपका कौन सा, बाइनरी फिजन। अब आता है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का क्या होगा कि जब एक सिंगल इंडिविजुअल कई सारे इंडिविजुअल के अंदर डिवाइड हो जाता है, कई सारे पार्ट बन जाते हैं और हर पार्ट के क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। दैट टाइप ऑफ
fission in which new individual split up into the several fragment and each fragment produce the new individual, then it is called multiple fission. अब मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक एग्जाम्पल दे रखा है प्लाज्मोडियम का, ये है प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है कि जब कभी भी प्लाज्मोडियम किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा या अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में नहीं स्प्लिट अप होगा ये, अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन इट्स न्यूक्लियस इज डिवाइड इनटू द सेवरल पार्ट, सेवरल फ्रैगमेंट, बहुत सारे फ्रैगमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे अंदर ही अंदर इसके फ्रैगमेंट बन जाएंगे ऐसे, और ये कंप्रेस्ड बाय ए हार्ड कोट जिसे हम कहते हैं सिस्ट, अंदर ही रहेंगे काफ़ी समय तक। लेकिन जब अनकंट्रोल्ड प्रेशर इसके अंदर बढ़ता जाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में और सारे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो सिस्ट है ये क्या हो जाएगी, ये स्प्लिट अप हो जाएगी, टूट जाएगी ये, और टूटने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो इंडिविजुअल थे वो सारे निकल के क्या होगा, बाहर आ जाएंगे। और जितने भी बाहर आपको आएंगे ना, ये जितने भी बाहर आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक नया इंडिविजुअल क्या करेंगे, पैदा करेंगे। जितने भी फ्रैगमेंट हो गए ना अंदर, वो सारे के सारे नए प्लाज्मोडियम बना देंगे। अब क्योंकि एक ही तो न्यूक्लियस था, वही न्यूक्लियस कई सारे का पार्ट में डिवाइड हो गया, और जब वो सिस्ट क्या हो गई, फट गई, बर्स्ट हो गई, तो जितने भी अंदर के पार्ट के न्यूक्लियस थे वो सारे इधर उधर फैल जाएंगे, और फैलने के बाद में क्या होगा, वो नए इंडिविजुअल पैदा हो जाएंगे। डेंगू में यही तो होता है, जो मच्छर होता है कौन से वाला, फीमेल मॉस्क्यूट्स होता है, ये भी मेल कोई परेशानी नहीं करता, भी काटने कूटने का काम किसका होता है, फीमेल का होता है, लड़ाई झगड़ा करना फीमेल का होता है। तो क्या होता है, फीमेल जब ह्यूमन बीइंग को काटेगी, मतलब मॉस्क्यूट जब काटेगा, तो क्या होगा, अपना हल्का सा लार्वा जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम क्या कर देगा, अंदर इंजेक्ट कर देगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। ब्लड के अंदर डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलेगा उसे, अंदर इन्वायरमेंट मिलेगा तो कुछ समय तक तो अंदर का ये प्रोसेस होती रहेगी, सिस्ट बनती रहेगी, और अंदर क्या होता है, स्प्लिट अप होता रहेगा। तो आपको पता है ना, मच्छर काटने के बाद तुरंत थोड़ा ही क्या नाम है आपको डेंगू हो जाता है, कुछ समय बाद 2-3 दिन बाद उसके सम सिम्टम्स पता चलते हैं, तो उसको मैच्योर होने में भी तो टाइम लगता है, ये सारा कुछ होने में। लेकिन एक बार अगर आपका जो है ना फट गई ये सिस्ट अंदर, तो फिर तो कई सारे बन जाएंगे, पूरे ब्लड के अंदर फैलते जाएंगे, फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपना, समझ रहे हो। तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये आपका मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है, ये समझ में आ रहा। अब दूसरे टाइप पर हम आते हैं बाय असेक्सुअल प्रोडक्शन में, इसे हम क्या कहते हैं, बडिंग, इसे कहेंगे हम बडिंग। बडिंग क्या होता है कि दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बर्ड्स दैट अराइजिंग इन अ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल। समझो इस बात को, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज अराइज या प्रोड्यूस फ्रॉम द बर्ड्स, एक बर्ड्स से क्या होता है, अराइज होता है, जो कि किसके अंदर बनी होती है, एक एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल। बर्ड का मतलब पता है ना आपको, प्लांट के अंदर भी तो बर्ड होती है, पता है ना, प्लांट के अंदर जो अगर एग्जिस्टिंग प्लांट है ये, और यहाँ पर हल्का सा ऐसे उभरा हुआ पार्ट आ जाए तो इसी से क्या होता जाएगा, नई स्टेम बनती जाएगी, इसी को तो बर्ड्स कहते हैं हम।
अब यही काम किसके अंदर होता है? एक एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल के अंदर भी हो सकता है। अब क्या होगा, जैसे मान लो एक मैं लेता हूँ ईस्ट का एग्जांपल लेता हूँ मैं। ईस्ट में क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल ऐसा होता है और यहाँ न्यूक्लियस होता है, तो इसके ऊपर ही क्या बन जाती है, एक और इंडिविजुअल बन जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगा। बर्ड्स के ऊपर भी क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर एक न्यूक्लियस बन जाएगा, यहाँ पर ही बन जाएगा। तो ये सारी क्या होती जाएंगी, अलग अलग होती जाएंगी और इससे एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा। हाइड्रा भी ध्यान रखना, हाइड्रा के अंदर भी इसी तरह से होता है कि कुछ इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं इसके अंदर, और उसी के अंदर इसी तरह का क्या नाम है ऑर्गेनिज्म होता है ये। अब क्या होता है कि इसके अंदर ही एक यहाँ पर कोई छोटी सी हल्की सी बर्ड्स होती है ऐसे, और इस बर्ड्स के अंदर बहुत सारे रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। ध्यान रखना, हर जगह पर बर्ड्स नहीं हो सकती, इसके अंदर ही रीजनरेटिव सेल्स होंगे। रीजनरेट का मतलब जनरेट हो सकते हैं बार बार, और उसी से धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा, ये इंडिविजुअल आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके। और जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो इससे अलग कट जाएगा, और कटने के बाद में क्या हो जाएगा, ये नया इंडिविजुअल अपना एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो ये अमीबा हो गया, ईस्ट हो गई, इनका मेथड भी कौन सा होता है आपका, बर्ड्स का होता है। देखो आगे बर्डिंग आपको समझ में आ गया, यही बर्ड्स है। कौन से सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स के बारे में पढ़ा जा सकता है, ये टेंटिकल्स होते हैं इसके, ठीक है। अब आगे एक और मेथड है इसका बर्डिंग के बाद, कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन भी ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। आपको लगेगा तो ऐसे कि जैसे हमने पीछे की डेफिनेशन कराई हुई है, कौन सी वाली, ये जो फिजन वाली कराई थी, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, फिजन आपका सिंगल सेलुलर के लिए था और ये मल्टी सेलुलर के लिए, लेकिन सिंपल वाले मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, ये सिंपल वाले मल्टी सेलुलर होते हैं उसके लिए क्या होता है, फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े होता है वैसे भी। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज ब्रेकअप इनटू द सेवरल पीसेस, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप इनटू द सेवरल पीसेस एंड ईच पीसेस प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल, then this process is called fragmentation. This type of asexual reproduction is called fragmentation. फ्रैगमेंट बन जाना, बहुत सारे टुकड़े हो जाना, कि when any organism is split into the several fragment या pieces and each pieces produce new individual, then it is called fragmentation. Or this fragmentation process is applied only for the simple multicellular organism which are random collection of the cell. एग्जाम्पल इसके अंदर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, एल्गी देखा है ना, एल्गी जो पानी के अंदर होती है, काई कहते हैं, ग्रीन। उस एल्गी को हल्का सा टुकड़ा चम्मच के अंदर ले लो और वहाँ से उठा करके आप दूसरे पॉन्ड में डाल दो, जो टुकड़ा है ना पूरे पॉन्ड में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और जितने उसके फ्रेगमेंट बने ना वहीं से वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, और डिवाइड हो जाएंगे पूरे पानी के जिस पॉन्ड के अंदर डाला था, फिर दोबारा उसके अंदर एल्गी फैल जाएगी, एल्गी हो जाएगी। प्रोसेस क्या थी आपकी, वो फ्रेगमेंटेशन थी, क्योंकि जितने पीसेस उसके अंदर बन रहे हैं, हर पीस क्या हो रहा है, फिर ग्रो करेगा वो, और हर पीस से क्या बनेगा, नए इंडिविजुअल
पैदा होते जाएंगे और वही आपका फ्रेगमेंटेशन के अंदर आ जाएगा। अब क्या ये फ्रेगमेंटेशन हायर मल्टी सेल्यूलर के अंदर पॉसिबल होती है? हो सकती है कि एक बंदे के हम 50 पीस कर दें और 50 बंदे बन जाए उससे? ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल फॉर द सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कैसे? इन द हायर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी हो गया या प्लांट हो गया, जितने भी हो गए, जो बड़े बड़े मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन दीज ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सेल प्रोड्यूस द टिश्यू, और टिश्यू क्या बनाएंगे? ऑर्गेन्स। ठीक है, सेवरल टिश्यू कंबाइंड टुगेदर फॉर्म द ऑर्गेन। दीज ऑर्गेन्स सिट इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। कौन से? लीवर हो गया, स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, ऐसे कितने सारे ऑर्गेन्स होते हैं बॉडी के अंदर। ये क्या होते हैं? रैंडम कलेक्शन सेल नहीं होते ये इनकी फिक्स फंक्शन होता है, फिक्स डायग्राम, फिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो क्या हम उनको सेल टू सेल कट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं उससे? नहीं बना सकते। समझ रहे हो? तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द हायर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी एनसीईआरटी के अंदर देखोगे वाई इट इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर द ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दे कैन नॉट डिवाइड सेल टू सेल। रीजन इज दैट, क्या रीजन है? मैनी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ द सेल। स्पेशलाइज्ड सेल आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ टिश्यू and tissue are organized into organs। और ये क्या होगा? which then have to be placed at a definite position of the body। हमारी बॉडी के डेफिनेट पोजीशन में क्या करते हैं? ये बैठते हैं। in such a carefully organized situation cell by cell division cannot be possible, impracticable। सेल बाई सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकते। इसलिए मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म नीड टू यूज द मोर कॉम्प्लेक्स वेज फॉर द रिप्रोडक्शन। हम इसको फ्रेगमेंटेशन के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इस रैंडम कलेक्शन सेल के अंदर ऐसा नहीं कि सारे सेल रीजनरेटिव करते हों। अब जितने भी सेल्स रैंडम कलेक्शन उसके अंदर होते हैं, जरूरी नहीं होता कि सारे सेल, कुछ उनमें से ऐसे सेल होते हैं उसी कलेक्शन ऑफ सेल में, रैंडम वाले में कुछ ऐसे सेल होते हैं, एक ऐसा सेल टाइप होगा जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि वो अपने आप से ही एक नया सेल बनाएगा और वही मल्टीप्लाई करेगा, और उस मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते जाएंगे? पैदा होते जाएंगे। एक लास्ट में जाके एक लाइन लिखी है, अगर ध्यान से पढ़ो वो वाली में, इसी पेज नंबर 116 पर रीजनरेशन से पहले वाला एक क्या नाम है, वो है पैराग्राफ है। हाउ इज द रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप इफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ द मैनी सेल टाइप। कि सिंगल सेल टाइप से रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है जबकि वो कई सारे सेल टाइप का बना होता है? आंसर इज दैट, लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल टाइप ऑर्गेनिज्म एक ऐसा होना होगा विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, जिसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी? ग्रो करने की, फ्लोरीफरेट मतलब मल्टीप्लाई करने की, आगे बहुत सारे बनाने की, एंड मेकिंग अ अदर सेल टाइप, जिससे कि एक दूसरे सेल टाइप बना सके अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस। राइट सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होगा? कि जब कभी भी उसको ऐसी सूटेबल कंडीशन मिल जाएंगी कि उसमें बन जाए तो बनाना शुरू कर देगा। इसमें एक और पार्ट आता है रीजनरेशन। ये बता दो, रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये भी फ्रेगमेंटेशन ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर तो आपका पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है,
रीजनरेशन में ऐसा जरूरी नहीं है, पूरा ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है और एक ऑर्गेन भी बन सकता है। ऑर्गेनिज्म की बजाय क्या बन सकता है, एक ऑर्गेन भी बन सकता है। ऑर्गेन का मतलब क्या होता है, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है ना और कुछ दिन बाद वो भी आती है, तो पूरी छिपकली थोड़ी बनी उसके अंदर, क्या बनी, सिर्फ एक टेल प्रोड्यूस हुई, ऑर्गेन बन गया। तो ये जो ऑर्गेन वाला पार्ट है किसके अंदर आएगा, इस तरह ये जो प्रोसेस है किसके अंदर आएगी, आपकी रीजनरेशन। वेन एवर एनी ऑर्गेनिज्म इज डेवलप अ लॉस्ट पार्ट, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई पार्ट क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और उसी लॉस्ट पार्ट को दोबारा क्या कर लेता है, पूरा ग्रो कर लेता है, तो वो प्रोसेस किसके अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी, वो रीजनरेशन के अंदर आएगी। जैसे एक प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया का मान लो पूरा पार्ट, मान लो ऐसे ये प्लेन एरिया है और इसको हमने 3 पार्ट में काट दें, तो ये 3 प्लेन एरिया बन जाएंगे, क्योंकि इनका पार्ट जो लॉस्ट हो गया उसी से क्या हो जाएगा, दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन टाइप का ही थोड़ा सा फर्क है, उसमें तो स्प्लिट अप हो जाता है, इसमें कोई पार्ट जब लॉस्ट हो जाता है तो या तो पूरा ऑर्गेन बन जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि क्या रीजनरेशन सेम एज दैट ऑफ द रिप्रोडक्शन, क्या रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन सेम है, नो, रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन सेम नहीं है। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू एबल टू रिप्रोड्यूस। समझ रहे हो कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अगर हम कट कर दें और कट करने से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। रिप्रोड्यूसिंग में तो नया रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं। तो इसलिए रीजनरेशन, और जैसे छिपकली की पूंछ कट गई तो उससे नया ऑर्गेनिज्म थोड़ा ही बन जाएगा, नया रिप्रोडक्शन थोड़ा ही हो गया। इसलिए ऐसे हम कह सकते हैं रीजनरेशन नॉट एज दैट ऑफ अ रिप्रोडक्शन, एज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नॉट बीइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म जस्ट बाय कट। ठीक है, तो ये कई बार आ जाता है कि हाउ द रीजनरेशन डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। तो ये लाइन मार्क कर लेना। अब आगे एक और, कौन सी प्रोसेस आगे, एक और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस? देखो प्लांट के अंदर ये प्रोसेस जनरली हम देखने को मिलती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। तो प्लांट के अंदर जैसे हमें पता है कि ऐसे बहुत से पार्ट होते हैं जिनसे हम नया प्लांट क्या कर सकते, ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है सीड से ग्रो करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है सीड से ग्रो करें। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनके अंदर सीड ही नहीं बनते। घर में पैसों वाला पौधा लगाया जाता है जो घर में इतने सारे पैसों की बरसात करता है ना, क्या उसका कभी सीड होता है? सीड देखा है आपने? वो थोड़ा सा पार्ट लिया, दूसरे गमले के अंदर लगा दिया, देखो पैसे बन गए। क्या कहते हैं उसे हम? पैसों का प्लांट। मनी प्लांट। ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जिनके सीड नहीं बनते, सीड बनते तो बहुत ही इनकॉन्स्पिशियस सीड बनते हैं। जैसे गुआवा होता है ना, कितने छोटे छोटे जरा जरा सीड होते हैं, कहाँ बेचारा पैदा करेगा वो नया इतना बड़ा लंबा चौड़ा पौधा। ठीक है, तो उन प्लांट को हम किसके थ्रू ग्रो करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ग्रोइंग अ न्यू प्लांट्स। क्या होगा इसका? ग्रोइंग अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। ये वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट्स,
एंड लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ग्रोइंग अ न्यू प्लांट्स from vegetative parts like this of plant is called vegetative propagations. अब ये vegetative propagations की प्रोसेस आ जाती है कई सारी. एक होती है पता है, अच्छा बताओ कौन कौन से होते हैं. जैसे अगर आपको आ जाए स्टेम के थ्रू आ जाए कि स्टेम के थ्रू जो प्लांट उगाए जाते हैं उनका एग्जाम्पल दो. नहीं, प्लांट के नाम. रोज प्लांट हो गया और मनी प्लांट हो गया और भी कई हैं. तुम्हारा आपका ये जो गन्ना है क्या बोलते हैं इसे, शुगर केन, ये भी स्टेम से मिलता है. ठीक है, गुआवा हो गया एक्सेट्रा. ठीक है, पटैटो भी इसी में आता है, वो भी स्टेम से उगता है. उसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स आती हैं ना, पटैटो के ऊपर वही बर्ड्स हो जाती हैं, बढ़ जाती है. आई जो होती है ना पटैटो के ऊपर, जो छोटी छोटी आई होती हैं, वो आई से ही तो बर्ड्स निकलती है. रूट्स के थ्रू कैरेट हो गया. ठीक है, जिंजर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया. रेडिश हो गया. अनियन भी आप लिख सकते हो, वो भी हम कर सकते हैं, हालांकि बीज भी होता है उसका तो थोड़ा. तो ये आपका किसके अंदर आती हैं, रूट्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं. लीव्स के थ्रू भी होती है, ब्रायोफाइलम. इसके अंदर क्या है कि ऐसा प्लांट होता है, ऐसी लीव्स होती हैं कि इस लीव्स के जैसी कंडीशन मिलती है तो यहाँ बहुत सारे मार्जिन होते हैं. ये जो मार्जिन है ना इसके वो कॉर्नर पर बहुत सारी बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं ऐसे, जैसे इसको राइट सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे. तो यहाँ जो बर्ड्स हैं बिल्कुल कॉर्नर पर, इसी बर्ड से क्या होगा, नए नए प्लांट निकलते जाएंगे. समझ रहे हो. तो ये प्लांट जो होता है कौन सा, किसके लिए होता है, ब्रायोफाइलम वाला. साइक्रा डायग्राम शायद बना भी हो, मुझे लग रहा है एनसीईआरटी के अंदर. मेथड भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या नाम है नाम ही हो, मेथड भी होते हैं. वैसे तो मेथड कौन सा होता है, एक जैसे ग्राफ्टिंग होता है और एक लेयरिंग भी होता है. एक कटिंग भी होता है. ठीक है, कटिंग तो सिंपल सा है भाई, प्लांट की स्टेम को कट किया और बीवडी द अंडर द अर्थ. जैसे रोज प्लांट की आप एक स्टेम को कट करो और मिट्टी के अंदर क्या कर दो, उसे दबा दो, आपका नया प्लांट बनता जाएगा उसके अंदर. कटिंग हो गया. लेयरिंग भी होता है. लेयरिंग में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसी एग्जिस्टिंग प्लांट की किसी स्टेम को, जो बड़ी सी स्टेम जा रही है, उसी स्टेम को हम क्या करते हैं, उसको अर्थ के अंदर क्या कर देते हैं, दबा देते हैं. जैसे ये स्टेम यहाँ से गई और इसको अर्थ के अंदर दबा दिया हमने, तो इसी से नई जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी और नया प्लांट यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा. और फिर आगे वाली लेयर को दबाते जाओगे, फिर इस तरह से लेयरिंग बनती जाएगी. समझ रहे हो. जैसे जो क्रीपिंग प्लांट होते हैं, क्रीपिंग वाले, खासकर जो स्वीट पोटैटो का प्लांट ऐसे ही तो होता है, बेल लेते हैं बड़ी सारी और उस बेल को क्या करते हैं, जगह जगह पर क्या करते जाते हैं, वो करते जाएंगे, गाड़ते जाएंगे उसे मिट्टी के अंदर.
समझ रहे हो। बेल होती है, बेल कैसी होती है, जैसे आपका मनी प्लांट है ना, उसी तरह की बेल होती है उसकी भी। बेर भी होता है, बेर तो अलग है। तो आपका उसी बेल को, जो क्रीपिंग प्लांट है, उसी को जगह जगह पर मिट्टी के अंदर थोड़ी दबाते जाओगे और उसी से जहां जहां जगह है उसी से नीचे स्वीट पोटैटो बनते जाती हैं बहुत सारी मिट्टी के अंदर। वो भी आपका लेयरिंग है। ग्रास देख लो, ग्रास की घास, जो दूब घास होती है इतनी बड़ी बड़ी जाती है, वो अपने आप नीचे मिट्टी के अंदर दबती जाती है, उसी से नई ग्रास बनती जाती है। तो ये प्रोसेस किसके अंदर आती है आपकी? जैस्मीन हो गया, चमेली का पौधा, वो भी हमें कर सकते हैं इसमें। मनी प्लांट भी कर सकते हैं, वो स्टेम के थ्रू होता है हालांकि, लेकिन वो सभी मेथड से हो सकता है आपका। मेन है आपका कौन सा, ये ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक बहुत अच्छा मेथड है और जनरली ये जो कमर्शियल प्लांट्स होते हैं ना, उन पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कमर्शियल प्लांट जो क्या नाम है, हम जिनसे मतलब बाहर हम जो इनका प्रोडक्शन है वो बेचते हैं, जैसे आपका मैंगो हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, आपका ये एप्पल हो गया, समझ रहे हो, इन या लेमन हो गया, इन सभी प्लांट्स के अंदर जनरली हम ग्राफ्टिंग वाली प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर जो पैदा होने मतलब बड़ा होने बहुत लंबा समय लगता है। अब मैंगो का ट्री कोई 1-5-6 महीने में तो बड़ा हो नहीं जाता, कई साल लगते हैं तब जा कर के वो मैंगो निकलते हैं उसके अंदर से। लेकिन अगर मान लो आप फास्ट प्रोसेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अभी हमने क्या नाम है कोई पौधा के अंदर कोई ऐसी चेंजिंग करी और अगले सेशन के अंदर वो क्या नाम है अपनी वही फ्लावरिंग करना शुरू कर दे और उससे फल भी मिल जाए, फ्रूट भी मिल जाए, तो वो किसके अंदर आता है आपका? ग्राफ्टिंग के अंदर आता है। इस ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होगा कि एक ऐसा प्लांट होगा जो आपका पूरी तरह से रूटेड होगा, रूटेड प्लांट कह सकते हो उसे। अब क्या है कि जैसे मान लो ये एक प्लांट है, अब क्या किया कि सेम प्लांट हमने दूसरा जो बहुत ज़्यादा दूर था, मैंगो प्लांट ही समझ सकते हो, और इस प्लांट के बहुत सारी क्या नाम है क्वालिटी है कि इसके जो मैंगो की